औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है जो आपके सामने मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जिनके बोर्ड के अंदर मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आते। अगर उन स्टूडेंट्स से सवालात किए जाएँ तो वो कहते हैं कि सर हमने तो सारा तैयार किया था, हमने पेपर भी अटैम्प्ट किया था, लेकिन हमारे उसके बावजूद नंबर नहीं है। तो क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते हुए, तो मैंने बहुत से अपने स्टूडेंट्स के पेपर देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की पेपर अटैम्प्ट की जो प्रिपरेशन उनको कराई है और उसका बेनिफिट उनको बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम्स में मिला है। अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि हर साल कोई ना कोई मेरे 3 से 4 स्टूडेंट्स लाजमी, मेल भी हों या फीमेल भी हों, अगर वो दोनों कंबाइन कर लें तो कम से कम 3 से 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 75 आउट ऑफ 75 बोर्ड में, रावलपिंडी बोर्ड में लाजमी पेपर में नंबर आए हैं। तो वो क्यों आए हैं, उनकी कुछ उसके पीछे वर्क काम किया गया है। ठीक है, हो सकता है कि आपके स्टूडेंट्स जितने भी जो अगर टीचर को देख रहे हैं, तो अगर आपके स्टूडेंट्स हैं, उन हो सकता है उसके अंदर इनके ये जितनी भी जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उनके अंदर पहले से मौजूद हों। अगर अब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर उनको वो सारी चीज़ें पता भी हैं लेकिन उनको प्रेजेंट करने का नहीं पता, उनको वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर नहीं होती। सिर्फ बहुत से कॉलेजेस के अंदर सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन होती जा रही होती है, लेकिन कोई उसके ऊपर मेहनत नहीं करता कि जी प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। अगर किसी स्टूडेंट की पेपर प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है ना, तो वो आप समझ लें कि जी उनके नंबर, अच्छे नंबर आने की चांसेस बहुत कम हैं। तो जितने भी बोर्ड के अंदर मेरे स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उनके बोर्ड में पूरे नंबर आने की वजह उनके पीछे ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुछ मैंने पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर गलतियां स्टूडेंट करते हैं। तो आपने इन चीज़ों के बारे में भी सीखना है। ठीक है जी, इन चीज़ों के ऊपर अमल करना है। आपके इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ 110% इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपका पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर आपका होगा तो आपके नंबर लाजमी आएंगे। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये नंबर लिए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये जो सवाल है जी, हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्ज़ाम पेपर। देखिए, जब भी कोई पेपर आप लोग लिखते हैं, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकंड ईयर हो, तो सबसे पहले ज़हन में आता है कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। देखिए, पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आपको सारी चीज़ें आती हैं, आपने थ्योरी, बहुत से स्टूडेंट्स हैं उसको रट्टा लगा के जाते हैं, लेकिन अब वो रट्टे वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया। कंसेप्चुअल पेपर आ रहे हैं और कंसेप्चुअल इतने मुश्किल नहीं होते जितने बना दिए जाते हैं। उसके ऊपर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन मैं लाजमी करूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि वो किस तरह जी आंसर्स को हम पेपर के अंदर लिखा करें, अटैम्प्ट कैसे करें। देखिए, सबसे पहले पॉइंट जो है क्वेश्चन नंबरिंग। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर जब आपको दिया जाता है तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो नंबरिंग होती है वो वाली नंबरिंग आंसर शीट के ऊपर नहीं होती, जो सबसे बड़ी गलती है। अब होता ये है कि मिसाल के तौर पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट आपने अटैम्प्ट करना है। पहले आप समझते हैं कि जी बाकी जो पार्ट्स हैं उसके निस्बत मुझे दूसरा पहले एक अच्छी तरह से आता है। तो जब आप पेपर के अंदर अपना वो सवाल अटैम्प्ट करने जा रहे होते हैं तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि वो 2 लिखने के बजाय, 2 का 2 पार्ट लिखने के बजाय 2 का 1 पार्ट लिख देते हैं। वो अपने लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 की नंबरिंग कर देते हैं। दरअसल क्वेश्चन नंबर 1 तो कोई और था। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन पेपर पे जो नंबरिंग है वो ही आपने आंसर शीट पे भी नंबरिंग लिखनी है। अगर ये देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट इन चीज़ों के बारे में उनको स्कूल्स लेवल में नहीं पता होता। कुछ बता भी देते हैं स्कूल्स वाले टीचर्स, कुछ नहीं बताते। तो जो नहीं बताते तो उन स्टूडेंट्स के फिर मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबरिंग के ऊपर आपने फोकस करना है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन पेपर पर मौजूद होगा, आपने वो ही क्वेश्चन नंबर आपने आंसर शीट पे लिखना है। ठीक है जी, आपने एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करनी है कि उनके लिए पढ़ना आसान हो जाए और वो आसानी से उस सवाल को पढ़ सकें और चेक कर सकें। अगर आप इस तरह उनके लिए आसानी पैदा करेंगे तो उनके लिए ओपनली आपको मार्क्स देने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन नंबरिंग आपको मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबरिंग आपने इस तरतीब में करनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा सवाल नंबर, वो ही आपने आंसर शीट पे भी लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं हेडिंग्स, ब्यूटीफुल हेडिंग्स। ठीक है जी, हेडिंग्स के बड़े स्टूडेंट बहुत से मैंने आज देखे हैं, आजकल के स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी हेडिंग्स देते हैं, बड़े फूल झड़ियाँ बनाते हैं। साथ साथ हेडिंग्स देना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग्स इस लिहाज से, अब देखें मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर की पेपर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आपका 1 होगा जिसमें आपने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने होते हैं। उनको निकालने के बाद सब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हर एक के अंदर 9 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के 9 क्वेश्चन। अब आपने हर हिस्से के अंदर, हर पोर्शन के अंदर आपने 6 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसमें आपको 3 की चॉइस दी जाती है। अब याद रखें कि जो आपको सेक्शन दिया जा रहा है, आपने सेक्शन 2 है तो आपने सेक्शन 2 की मार्कर से हेडिंग देनी है सेंटर में। ठीक है जी, सेक्शन 2 के बाद फिर आपने नंबरिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। अब ये सारे जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चंस वाला एरिया है। और इसके अंदर अब ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल आते हैं तो वो बाद में करने हैं, तो पहले नहीं कर सकते, नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 3 के अगर सारे सवाल आपको आते हैं, आप समझते हैं कि 2 और 4 के निस्बत इसके ज़्यादा सवाल आपको आते हैं, तो आप वो पहले अटैम्प्ट करें। ठीक है जी, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने एक सीक्वेंस में ही चलना है। तो लेकिन एक और बात, जब आप क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप सेंटर में मार्कर से लिखें। सेक्शन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद उसके बाद सेंटर में दोबारा वो नंबर आप लिखें जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, उसका नंबर मार्कर से लिखें। मैं आपको यही कहूँगा कि उस नंबर के बाद आप क्वेश्चन भी पूरा लिखें। 1 या मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है यार, इतना कोई टाइम नहीं लगता। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो शॉर्ट हेडिंग्स लिख के आ जाते हैं और वो एग्जामिनर के लिए कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिसमें डायरेक्ट डेफिनेशन या इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती। वो हाउ, वाई, वेयर इस तरह करके या डिफरेंशिएट इस तरह करके सवालात पूछे जाते हैं। तो अगर आप मैंने बहुत से अपने स्टूडेंट्स को देखा है, जब अभी प्रिपरेशन हम कराते हैं तो उसके अंदर वो इसी तरह की हेडिंग्स लिख आते हैं। हालांकि अब कन्फ्यूजन मेरे लिए भी हो जाती है कि ये अब क्या सवाल डिफरेंशिएट वाला था, क्या ये कोई कंसेप्चुअल पूछा गया था या कोई डेफिनेशन थी। इसलिए स्टूडेंट्स को यही कहा जाता है कि आप नंबरिंग के साथ साथ उस क्वेश्चन को भी मार्कर से लिख दिया करें। इसके लिए अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन पेपर से देख के वो सवाल चेक करने की ज़रूरत उससे नहीं होगी। उसके लिए सामने भी वो सवाल लिखा होगा और उसके बाद आपने वो अटैम्प्ट किया होगा, तो वो एग्जामिनर के लिए बहुत ही आसानी पैदा हो जाएगी। आप जितनी उसके लिए एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे चेकिंग करने वाले के लिए, तो वो आपको एक अच्छे नंबर लाजमी देगा। इस बात को बिल्कुल आप कान खोल के बेशक गौर से सुने। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको बड़ा फ़ायदा देंगी। ठीक है, जब आपने फ़ायदा हासिल करना ही है तो आप जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब साथ कर लें। ठीक है जी, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे आने वाले टाइम पे भी, क्योंकि आने वाले टाइम में पेपर्स आ रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी जहाँ से मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पढ़ के गए हैं, तो मैं 10 साल 11 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को। तो मैंने बहुत से ऐसे पेपर्स पैटर्न देखे हैं कि अगर देखा जाए तो जिस स्टूडेंट के ऊपर मैंने ज़्यादा मेहनत की है, प्रेजेंटेशन इनकी अच्छी थी, उनके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए हैं, वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने अमल किया। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क्स के साथ साथ जो आपके क्वेश्चन नंबरिंग करते हैं उसके साथ साथ आपने क्वेश्चन भी पूरा लिख दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तो हेडिंग्स होगी, आपने हेडिंग्स प्रॉपर देनी है। कुछ लोग हेडिंग्स नहीं देते, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन लिख देते तो फिर तो बहुत अच्छा है, फिर जब आंसर लिखेंगे तो उसकी हेडिंग्स दें। ठीक है जी, ये हेडिंग्स का फ़ायदा ये होता है कि पता चल जाता है कि सवाल दूसरे सवाल से डिफरेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स हेडिंग नहीं देते तो ऐसे लगता है कि पहला सवाल जो है वो दूसरे के साथ ही चलता आ रहा है, दूसरा तीसरे के साथ चलता आ रहा है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा दूसरा सवाल है, कौन सा पहला सवाल है, कौन सा तीसरा सवाल है। तो हेडिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा ही सेपरेशन लाइंस आफ्टर आंसर्स।
देखिए मैंने भी आपको बताया कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा सवाल किसके साथ है। जब हम टेस्ट ले रहे होते हैं ना बच्चों के, तो मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, तो जब शुरू में वो टेस्ट दे रहे होते हैं तो उनको ये स्कूल लेवल से चीज़ें नहीं बताई होती, तो वो बहुत सी गलतियाँ करते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये कौन सा सवाल था, किसके साथ मिला दिए। अब होना ये चाहिए कि अगर आप कोई भी एक सवाल लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। देखिए अगर आपने कोई क्वेश्चन नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पहला पार्ट लिखा, आपने ये पहला पार्ट लिख दिया जी। जब आप ये लिख लेते हैं तो आपने एक लाइन इस तरह बनानी है और साथ डॉट लगा दें, ये बताने के लिए कि जी ये आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आप फिर यहाँ पे नंबरिंग कर लें, अगला क्वेश्चन है, फिर आप वो इस तरह लिखें और लिखने के बाद एक लाइन आपने सेंटर में बना ली। ये जो लाइंस होती हैं, ये जो 2 लाइंस मैंने बनाई हैं, ये बता ये रही हैं कि ये सब एक सवाल दूसरे सवाल से अलहदा है। ये लाइंस आपने मार्कर से बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, छोटी सी लाइन बनाएं और इसके इर्द गिर्द डॉट लगा दें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये आंसर ख़त्म हो चुका है। तो हर आंसर्स के साथ सेपरेशन लाइन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो मिक्स हो जाते हैं और एग्जामिनर के लिए वो समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके साथ एग्जाम्पल्स होती हैं, एग्जाम्पल्स लाजमी लिखें, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स लिखें और अगर कुछ एग्जाम्पल नहीं भी पूछी गई, अगर आप समझते हैं, क्योंकि आपने बार बार तो पेपर अटैम्प्ट नहीं ना करना, एक ही दफ़ा पेपर देना है, तो लिहाजा कोई उसमें गलती ना हो। आपने देखना है कि जो सवाल पूछा गया उस सवाल के मुताबिक जो नंबरिंग है उसके मुताबिक क्या एग्जाम्पल बनती है, ज़रूरी है देना, तो आप लाजमी एग्जाम्पल वहाँ पे लिखें। और अगर उस क्वेश्चन के अंदर जो आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं वो डायग्राम भी ज़रूरी है, लेबलिंग भी करें। मैंने आपको डायग्राम के साथ लेबल्स लिखे हैं, मतलब लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर टोपोलॉजीज़ की डायग्राम है, SDLC की डायग्राम है, डिफरेंट डायग्राम्स हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं और भी बहुत से हैं, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ CPU। तो जब आप उस डायग्राम को बनाएं तो उसके साथ लेबलिंग करेंगे जी, ये पार्ट किस मकसद के लिए, मार्कर से आप लेबलिंग करें। डायग्राम आराम से बनाएं, कोई जल्दी नहीं होती, आराम से पेपर को अटैम्प्ट करें, डायग्राम के अंदर लेबलिंग सही करें। जिन क्वेश्चंस के साथ आप लेबलिंग करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसके नंबर नहीं कटते, ठीक है, अगर उनके साथ एग्जाम्पल्स या डायग्राम्स मौजूद हैं। लेबल लाजमी करें, लेबल नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा कि डायग्राम में आपने क्या बनाया। तो ये तो कुछ 4 पॉइंट्स से मैंने आपको बता दिए। अब 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ कि देखिए बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो आपको पेपर दी जाते हैं, आंसर शीट्स दी जाती हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो जो पेपर होता है जिसके ऊपर आप मार्कर से लिखते हैं, होता क्या है कि दूसरी साइड पे वो टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। आप एक पेज इतना मतलब उनका थिन होता है वो आंसर शीट्स का, कि जब आप उसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स मार्कर से लिखते हैं तो जब वो साइड चेंज करते हैं पेज की आंसर लिखने के लिए, तो जो पहली शीट की बैक एंड पे जो लिखा होता है वो नज़र आ रहा होता है सेकंड पेज पे। अब ऐसी सूरत में क्या करें, मिसाल के तौर पे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो आप क्या करें, उस टेक्स्ट मिसाल के तौर पे ये आप लिख रहे हैं टेक्स्ट, यहाँ पे वो इस एरिया के इस बॉक्स में वो नज़र आ रहा है, आप क्या करें, उसको उसके ऊपर एक एरो बना दें इस तरह, उसको मतलब छोड़ के आप आगे लिख दें, ठीक है। वो वाला आपने टेक्स्ट नहीं, उसके ऊपर नहीं लिखना। एक आंसर शीट है ना, बहुत से स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आएगी, मैं दोबारा बता दूँ। आपने एक फ्रंट आंसर शीट के ऊपर आंसर लिखा, आप नेक्स्ट शीट पे गए, उस शीट के जो दूसरा साइड होती है उस पर कुछ मार्कर से जो लिखे हुए लफ्ज़ हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। आप क्या करते हैं, अगर आप उसके ऊपर लिख देते हैं तो एग्जामिनर वो समझता है ये ओवर राइट हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ था उसकी जगह उसने ऊपर एक और लिख दिया, हालांकि आपने इस तरह नहीं किया होता। तो आप क्या करें, अगर इस तरह की शीट के ऊपर आ जाए तो स्टूडेंट कहता है कि सर फिर हम क्या करें, इसका अटैम्प्ट ये है कि आप उस एरिया को उस जगह को थोड़ा सा छोड़ दें कि जो आप समझते हैं कि हमने मार्कर से लिखा तो वो नज़र आ रहा है, उस जगह को छोड़ के उससे आगे लिख दें ताकि वो ओवर राइट ना हो, उसके ऊपर टेक्स्ट ना आए, इस तरह फिर गलती नहीं होती। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया आपको। दूसरा, जब भी आप लिखें स्पेशली कटिंग ना करें। जब आप कटिंग करते हैं ना कोई भी सवाल, यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी, तो एग्जामिनर के लिए ये जज करना आसान हो जाता है, ठीक है। वो समझता है कि इसने गंद बनाया हुआ है पेपर के अंदर, तो वो आपके नंबर कम दे सकता है। कटिंग से परहेज़ करें। अब आप कहते हैं सर भूल भी तो जाता है, भाई भूलना नहीं है ना, यही तो मसला है। पूरा साल आप पढ़ते हैं और साल के पढ़ने के बाद आपको वो सवाल भूल जाता है, तो ये तो बहुत बुरी बात है, ठीक है जी। आपको भूलना नहीं चाहिए और ना ही आपको कोई जल्दी होनी चाहिए। एक और बात, यहाँ तक आपको समझ आ गई जी।
हम बहुत से स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि जी पेज भर के आ जाएं, 2-2 शीटें लगा के आ जाएं तो आपको बड़े नंबर मिल जाते हैं। बिल्कुल ये सरासर गलत है। जी हाँ, बिल्कुल कोई नंबर आपको नहीं इस तरह मिलते। वहाँ पे जो चेक करने वाले बैठे हैं कि वो आंखें बंद करके नहीं चेक कर रहे होते, ठीक है जी। और जो पेपर के अंदर चीज़ें बताई जाती हैं उसके अंदर आपको नंबरिंग होती है कि मिसाल के तौर पे 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर से रिलेटेड ही लिखें। 2 पेजेस लिख देते हैं 2 नंबर के, आपको क्या कोई नंबर नहीं मिलना। आपको थोड़ी खुद अभी अकल होनी चाहिए कि अगर हमने 2 नंबर का सवाल हमें दिया गया है तो हमें 2 पेज लिखने की क्या ज़रूरत है। तो आपने नंबर को मद्देनज़र रखते हुए उतना आंसर लिखना है। अगर कोई एग्जाम्पल है वो भी साथ लिखें। अगर कोई एग्जाम्पल आपने ठीक लिख देते हैं तो थ्योरी में अगर गलती हो जाती है डेफिनेशन में तो उसके कुछ ना कुछ नंबर आपको लाजमी मिलते हैं। तो ये आपके कुछ मैंने पेपर अटैम्प्ट करने की कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ टेक्निक्स बताई हैं। इनके ऊपर अगर आप अभी भी अमल करें तो आपके बहुत सारा चांसेस हैं अच्छे नंबर हासिल करने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करके आपने मुझे बताना है कि ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको पसंद आई हैं, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है। कमेंट्स के अंदर भी बताना है और वीडियो को लाजमी शेयर भी करना है। और चैनल के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे पता चले कि वाकई जी जो मैंने चीज़ यहाँ पे अपलोड की है इससे किसी को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।